नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गबन का भाग 10 शुरू होता है। वो अपने को अभागिन समझने लगे। उनका मारा ज्ञान, मारी चेष्टा, मारा विवेक इस आपात का विरोध करते लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई दुपत्ती मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जन में डूबते हुए कहा, इधर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और गंकोच में पड़कर अपनी जीवन के मुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के 10 झोंकों में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के जाल ने सिर न झुका देना, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकार होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाम की ओर जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर ही हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की बाह क्रिया करके लौट रहा हो। जालपा अब वो एकांतवागिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह नपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। जब तक तो ये मजबूर थी, कहीं जा न सकती थी। जब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे, फिर वो क्यों मनमारे घर में पड़ी रहती। आभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मुहल्ले व बिरादरी में कहीं से चुनाव आ जाता तो वो साग के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद साग की जरूरत भी न रही। वो अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उनके लावण्य, आभूषण और शील विनय ने मुहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वो मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके जाने में मुहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमा हो जाता। घंटेों घंटे गा बजाकर या गपपप करके रमणियां दिल बहला लिया करतीं। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, मासून में 5 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था, वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनें चुनाई जाती, उनके सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वो स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती, तागा का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए गए तोड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी, उसका मुंह जोहता रहता था। जालपा उसने इस जमघटी की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, ये देखकर वो फूला समाता नहीं था। एक दिन इस मंडली को मिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सब की सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को जब तक सिनेमा का शौक था, शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे जाने लगे थे, उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वो क्यों ना जाता। सिनेमागृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी ज़ादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वो घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवत पर्देनाशीन स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। वो उन फैशनेबल औरतों में किस बात में कम है। रूप रंग में वो बेटी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल, फिर वो क्यों पर्देनाशीनियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव में उदार था। पहले तो वो पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने निवा जाता तो घूंघट तक में न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी, किंतु अवस्था के साथ रमा का ये विधान गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूप घटा उसके साहस को उतौर भी उमोजित करती थी। जालपा रूपहीन, काली कलूटरी, फूहड़ होती तो वो जबरदस्ती उसकी पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ गैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला भय, गठन और गारमेंट में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वो इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर में ही रहती आई हो। थोड़ी सी कमी उचेती शिक्षा की भी उसे रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का ये बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा की कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठ नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे।
जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की झलक चेहरे पर झलक उठी। बोली, सब नहीं भाई, नायवालियां जीने न देंगी। रमानाथ, इस तरह करने से तो फिर कभी कुछ न होना। ये क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए बिखण की चाड़ में बैठी रहें। इस तरह ये मामला तय हो गया। पहले दिन दोनों बेलटाप थी बैठे रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वो समय भी आ गया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो। रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जालपा, मैं तो मारे शर्म के गड़ जाऊंगी। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर आएंगे। जालपा, और जो कहीं अम्मा जी देख लें तो। रमानाथ, अम्मू से कौन डरता है, मैं दलीलों में ठीक कर दूंगा। बस ही 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस महिला समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुलीन वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा ने भी वही किया और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वो गरिमा, वो कठोरता, वो ज्ञान, वो तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को नाप कर निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती, स्वीकार करते हुए भी न बनता। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आऊं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है, जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से फायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है, उसकी साड़ी तुमने देखी, ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे माफ कर देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, ये तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं है। मेज, कुर्सियां, चाय का सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन पर्दे के लिए क्या करूं। जालपा, क्या ये जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें। रमा ने इसका उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उनके पास कौड़ी भी वह थी। उनका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को 1 पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार पंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हाली चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वो इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी कमी न थी, पर जालपा अपने सारे आभरण में उनमें से कोई एक नहीं जंचती थी। उसके सामने एक भी नहीं जंचती थी। ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी में ही सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे। बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या, यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का। साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने मक किया, दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है, 150 से कम की न होंगी। रमानाथ, 150 उत्तमा फजूल खर्च में नहीं है। जालपा, 150 से कम की ये चीजें नहीं है। जालपा, घड़ी कलाई पर बांधी और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर वो घड़ी कैसी बिल रही है, मेरे रुपए वसूल ही गए। जालपा, सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए। रमानाथ, सच बताऊं, 135 रुपए, 72 रुपए की साड़ी, 7 रुपए के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, ये 150 ही हुए, मैंने कुछ बढ़ाकर बोला कहा था, मगर ये सब रुपए अदा कैसे होंगे। उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया, अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मगन था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, वहां से नया लिया जाएगा, जरा सुने, कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा। वो तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ। इन चीजों को लौटा आओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से कहा, इन चीजों को रख दो, फिर तुम बिना पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, सुंदर कलाई पर घड़ी बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास के उनका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने इन चीजों को लौटाने के लिए मत से दिल में कहा हो, पर उस समय वो इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल अपने बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला मानी से मिल गया। नाटक पर साइन बोर्ड था, इंदु भूषण, एडवोकेट हाईकोर्ट।
अब रमा को मालूम हुआ कि वो महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता। महीने पहले वो कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जालपा की बदौलत आज वो अनहोनी बात हो गई। वो काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवाय और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित ने आराम कुर्सी पर लेटे लेटे ही दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वो साफ कह देता कि मैं 25 रुपए का जुर्क हूँ। जायद वकील माइक उसमें बातें करने में अपना अपमान समझते। बेने आपने बहुत अच्छा किया जी, इधर नहीं छाए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपकी कोई मुकदमा ही न मिलता। जालपा की अभी तक संदेह हो रहा था कि रामा वनीत साहब की बेटी है। वह पानी वकील साहब की उम्र मार में नीचे न थी। चित्रनी चांद आसपास के सफ़ेद बालों के बीच में वर्णिम की हुई नकती की भांति चमक रही थी। मुद्दे साफ थे, पर माथे की झुर्रियां और गांभीर्य की सुर्रियां बताता रही थी कि पात्री संसार यात्रा से थक गया है। बराम कुर्सी पर बैठे हुए वो ऐसे मालूम होते थे जैसे वर्मों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो मात साल की गर्मी खाने पर भी उठ ना सका था। बाकी अगले भाग में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।